सेमेस्टर 5 निर्देशांक। यहाँ हम देखेंगे दो फॉर्मूला। भारित सूचकांक वेटेड इंडेक्स नंबर। पहला भारित माध्य मूल्य अनुपात विधि। यहाँ हम देखेंगे वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड। इसमें फॉर्मूला है P01 इक्वल टू सिग्मा या समेशन RW डिवाइडेड बाई समेशन W। यहाँ R इक्वल टू P1 बाई P0 इंटू 100 है जो मूल्य अनुपात है। और इस विधि के द्वारा, इस फॉर्मूला के द्वारा इंडेक्स नंबर या सूचकांक की गणना की जाती है। दूसरा विधि है भारित समूही विधि वेटेड एवरेज मेथड। इसमें तीन विधियां हैं, लैस्पेरे विधि, फिशर पाशे की विधि और फिशर की विधि। फिशर के इंडेक्स नंबर को या निर्देशांक को आइडियल इंडेक्स नंबर या आदर्श सूचकांक भी कहा जाता है। यहाँ हम देखेंगे कि भारित सूचकांक बनाने की विधियाँ, दो विधियाँ हैं। दो मेथड्स है। इसका फॉर्मूला ये है। अब हम देखते हैं इसका कैलकुलेशन कैसे किया जा सकता है। यहाँ हम क्वेश्चन देखेंगे, क्रिएट फिशर्स इंडेक्स नंबर फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। यहाँ ABC तीन वस्तुएं दी हुई है, उसका प्राइस, क्वांटिटी, कीमत मात्रा दिया हुआ है। बेस ईयर की कीमत मात्रा दी हुई है, करेंट ईयर आधार चालू वर्ष की कीमत और मात्रा दी हुई है। सॉल्यूशन कैसे करेंगे? सॉल्यूशन टेबल। वस्तु ABC तीन वस्तुएं दी हुई है, यहाँ लिखेंगे। बेस ईयर आधार वर्ष, कीमत मात्रा, आधार वर्ष में कीमत को P0 और मात्रा को Q0, क्वांटिटी है Q0 लिखते हैं, कीमत प्राइस है P0। वर्तमान वर्ष में कीमत मात्रा P1 Q1 ये होता है। क्वेश्चन में दिया हुआ है प्राइस A आधार वर्ष में बेस ईयर में 5 और 10, करेंट ईयर में 4 और 12, B की आधार वर्ष में 8 और 6 और करेंट ईयर में 7 और 7, C वस्तु की आधार वर्ष में 6 और 3 कीमत और मात्रा है और करेंट ईयर चालू वर्ष में 5 और 4 मात्रा है। इसे लिख लेंगे। यहाँ पे 4 कैलकुलेशंस करने हैं, P0 Q0, P0 Q1, P1 Q0, P1 Q1। यहाँ हम देखेंगे P0 Q0 है 5 इंटू 10 50, P0 Q0 5 इंटू 10 50। सेकेंड लाइन में 8 इंटू 6 48, 6 इंटू 3 18 18। P0 Q1 5 इंटू 12 16 60, 8 इंटू 7 56, 6 इंटू 4 24। P0 Q1 हो गया। P1 Q0 4 इंटू 10 40, 6 इंटू 7 42, 3 इंटू 5 15 15। P1 Q1 4 इंटू 12 48, 7 इंटू 7 49, 5 इंटू 4 20। यहाँ हमने कैलकुलेशंस को कर लिया। यहाँ पे समेशन कर लेंगे, सम टोटल P0 Q0 सिग्मा P0 Q0 टोटल कर लेंगे, ये 116 आ रहा है। सिग्मा P0 Q1 ये टोटल कर लेंगे, समेशन ये आ रहा है 140। P1 Q0 ये आ रहा है सम टोटल 97। P1 Q1 ये आ रहा है टोटल, यहाँ हम कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ 117। तो इस तरीके से आधार वर्ष और वर्तमान वर्ष के आधार पे कैलकुलेशंस कंप्लीट हो गए। अब इसके बाद फॉर्मूला में इसे पुट करना है। फिशर का आदर्श सूचकांक, फिशर्स आइडियल इंडेक्स नंबर। यहाँ फिशर्स आइडियल इंडेक्स नंबर ज्ञात करने के लिए कहा गया है। तो फिशर्स आइडियल इंडेक्स नंबर का फॉर्मूला होता है FP01 इक्वल टू रूट अंडर सिग्मा P1 Q0 बाई P0 Q0 इंटू रूट अंडर सिग्मा P1 Q1 डिवाइडेड बाई सिग्मा P0 Q1 इंटू 100। ये 100 रूट के बाहर होगा। तो सिग्मा P1 Q0 जैसा कि यहाँ आया है, P1 Q0 140, P1 Q0 97, P0 Q0 116 116 इंटू P1 Q1 है 117,
और P0Q1 है 140, तो यहाँ मान बैठाएंगे इंटू 100। जब हम इसका कैलकुलेशन करेंगे तो ये इस तरीके से इसका सॉल्यूशन आ रहा है 83.6। तो यहाँ इसका आंसर है 83.6। इसके कैलकुलेशन को हम यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्यूशन टेबल यहाँ देख सकते हैं, आंसर का कैलकुलेशन और यहाँ कंप्लीट कैलकुलेशन को देख सकते हैं। क्वेश्चन सॉल्यूशन टेबल कैलकुलेशन। तो इस तरीके से फिशर का आइडियल इंडेक्स नंबर या आदर्श निर्देशांक को ज्ञात किया जा सकता है और इसकी कैलकुलेशन इस प्रकार से की जा सकती है। यहाँ वर्गमूल निकाल करके फिर आंसर को ज्ञात करना है। दिस इज़ फिशर्स आइडियल इंडेक्स नंबर, ये फिशर का आदर्श सूचकांक या निर्देशांक है और इसकी गणना इस प्रकार से की जाती है। अब हम देखते हैं कि फिशर के सूचकांक को आदर्श सूचकांक क्यों कहा जाता है। आइडियल इंडेक्स नंबर, व्हाई इट इज़ सेड, क्यों इसे कहा जाता है। तो यहाँ हम आंसर देखेंगे। फिशर का सूचकांक आदर्श सूचकांक कहलाता है क्योंकि बिकॉज व्हाई इट इज़ सेड, बिकॉज पहला, यह समय उत्क्राम्यता परीक्षण टाइम रिवर्सल टेस्ट तथा तत्व उत्क्राम्यता परीक्षण फैक्टर रिवर्सल टेस्ट पर ये एकदम राइट फिट होता है, ये खरा उतरता है, इसमें ये सही पाया जाता है, इसीलिए फिशर के निर्देशांक को आदर्श सूचकांक या आदर्श निर्देशांक कहा जाता है। दूसरा, यह सूत्र लैस्पिएरे तथा पाशीय विधि के सूत्रों के गुणोत्तर माध्य पर आधारित है। जैसा कि हमने इस वीडियो के शुरू में ही देखा था, दोनों फॉर्मूलाज, यह फिशर का इंडेक्स नंबर जो है लैस्पिएरे और पाशे के विधि के फॉर्मूला जो है उसके ऊपर आधारित है और उसको गुणोत्तर माध्य जियोमेट्रिक मीन के ऊपर आधारित है, इसलिए ये एक शुद्ध आंसर प्रदान करता है, एक करेक्ट आंसर को बताता है, इसलिए इसे फिशर के सूचकांक को आदर्श सूचकांक कहा जाता है और इसीलिए ये आदर्श सूचकांक कहलाता है। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि एक क्वेश्चन ये भी है, सूचकांक सूत्रों की उत्क्राम्यता परीक्षण कौन से हैं, कौन कौन से परीक्षण हैं, टेस्ट्स हैं। व्हाट आर द टेस्ट्स टू चेक द क्वालिटी ऑफ इंडेक्स नंबर फॉर्मूलाज, कौन कौन से टेस्ट्स हैं, जो सूत्र हैं उसकी परीक्षण करने की क्या सूत्र हैं। व्हाट आर द टेस्ट्स टू चेक द फॉर्मूलाज, तो इसके कुछ विधियां हैं, टेस्ट करने की विधियां, चेक करने की विधियां। पहला, समय उत्क्राम्यता परीक्षण टाइम रिवर्सल टेस्ट, इसका फॉर्मूला है P01 × P10 = 1। जब हम इन दोनों को निकालते हैं तो इसका गुणनफल 1 होता है, यहाँ गुणक 100 मल्टीपल 100 को छोड़ देते हैं। दूसरा, तत्व उत्क्राम्यता परीक्षण फैक्टर रिवर्सल टेस्ट, यहाँ पे P01 × Q01, इसकी गुणन करते हैं इक्वल टू सिग्मा P1Q1 डिवाइडेड बाई सिग्मा P0Q0, यहाँ भी गुणक 100 को छोड़ते हुए कैलकुलेशन किया जाता है। यह तत्व उत्क्राम्यता परीक्षण है, इस तरीके से टेस्ट किया जाता है। तीसरा है चक्रीय परीक्षण सर्क्युलर टेस्ट, सर्क्युलर टेस्ट में P01, P12, P23 इस तरीके से चक्रीय तौर पे हर एक फेज़ में हर एक स्तर पर Pn-1 Pn = 1 गुना निकाला जाता है निर्देशांक और फिर सबको गुना कर दिया जाता है और गुणनफल 1 होता है, तब ये परीक्षण पे सही उतरता है। तो ये सूचकांक के उत्तमता के परीक्षण में ये सही है या गलत है या इसकी कितनी तक इसकी इसमें करेक्टनेस पाया जाता है, ये सही पाया जाता है, इसकी परीक्षण करने के लिए 3 परीक्षण की विधियां हैं। समय उत्क्राम्यता परीक्षण टाइम रिवर्सल टेस्ट, जिसका फॉर्मूला हम देख चुके हैं, तत्व उत्क्राम्यता परीक्षण फैक्टर रिवर्सल टेस्ट एंड चक्रीय परीक्षण सर्क्युलर टेस्ट, ये 3 फॉर्मूलाज पाए जाते हैं इसको सूत्रों को चेक करने के लिए। अब हम यहाँ आगे देखते हैं अगला सूचकांक
जीवन निर्वाह सूचकांक या उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर। जीवन निर्वाह सूचकांक को उपभोक्ता मूल्य सूचकांक भी कहा जाता है, क्योंकि ये उपभोक्ताओं के जीवन स्तर को बताता है और ये उपभोक्ताओं के साथ जुड़ा हुआ है। साथ में ये कीमत के साथ भी जुड़ा हुआ है, क्योंकि उपभोक्ताओं का जीवन स्तर मूल्यों पर आधारित है। कीमत बढ़ने पर जीवन स्तर में कमी होती है और कीमत के कम होने पर जीवन स्तर में उन्नति होती है। तो इस तरीके से जीवन निर्वाह सूचकांक को उपभोक्ता मूल्य सूचकांक भी कहा जाता है, क्योंकि ये मूल्य से, कीमत से, प्राइस से जुड़ा हुआ है। यहाँ पे हम एक परिभाषा देख रहे हैं। यह वह सूचकांक है जो मूल्यों में परिवर्तनों का उपभोक्ताओं के जीवन स्तर पर, उनके उपभोगों पर पड़ने वाले प्रभाव का आकलन करता है, एस्टिमेट करता है कि किस तरीके का प्रभाव हो रहा है उपभोक्ताओं के जीवन स्तर पर, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पर, उनके लिविंग पर, रहन सहन पर क्या प्रभाव हो रहा है। और इसलिए इसे जीवन निर्वाह सूचकांक भी कहा जाता है और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, कंज्यूमर इंडेक्स नंबर भी कहा जाता है और कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर भी कहा जाता है। अब हम यहाँ पे देखते हैं जीवन निर्वाह सूचकांक या उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की उपयोगिता, यूटिलिटी ऑफ कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर और कंज्यूमर इंडेक्स नंबर। क्या उपयोगिता है? पहला, यह बाजार के विश्लेषण में मदद करता है, हेल्पफुल इन मार्केट एनालिसिस। जीवन निर्वाह सूचकांक जो है ये मार्केट एनालिसिस में सहायता करता है, क्योंकि इससे कीमतों के उतार चढ़ाव के बारे में सही तरीके से पता चलता है और बाज़ार के ट्रेंड का या बाज़ार के टेंडेंसी का पता चलता है कि उसका जो झुकाव है, वो इंक्लिनेशन है, वो किस तरफ है और बाज़ार की जो गतिविधियाँ हैं वो किस तरह की है। तो बाज़ार की कीमतों के विश्लेषण में ये काफ़ी हेल्पफुल है, मददगार है। दूसरा, जीवन निर्वाह सूचकांक की उपयोगिता, दूसरी उपयोगिता है यह श्रमिकों की वेतन वृद्धि तथा महंगाई भत्ते आदि के निर्धारण में सहायक है, हेल्पफुल इन डिटर्मिनेशन ऑफ इंक्रीमेंट इन वेजेस। वेजेस कितने बढ़ने हैं वो कीमतों पर आधारित होता है, इसलिए कीमत सूचकांक या उपभोक्ता मूल्य सूचकांक या जीवन निर्वाह सूचकांक बहुत उपयोगी होता है इसके लिए। साथ में महंगाई भत्ता, ये भी कीमत के ऊपर आधारित होता है और इसीलिए इस सूचकांक का प्रयोग इन भत्तों के निर्धारण में, इन अलाउंसेस के निर्धारण में प्रयोग किया जाता है। तीसरी उपयोगिता है जीवन निर्वाह सूचकांक की, ये व्यक्तियों के जीवन स्तर पर प्रकाश डालता है। ये जानकारी प्रदान करता है कि जीवन स्तर किस प्रकार का है लोगों का और लोग किस तरीके से जीवन निर्वाह कर रहे हैं, और इससे जीवन स्तर का पता चलता है किसी देश की जनता का या किसी जगह की जनता का, और उसमें होने वाले परिवर्तनों पर भी ध्यान आकृष्ट किया जा सकता है कि कितने चेंजेस हुए हैं, क्या चेंजेस हुए हैं, पॉजिटिव चेंजेस है, धनात्मक परिवर्तन है या ऋणात्मक परिवर्तन हुए हैं, नेगेटिव चेंजेस हुए हैं, वो भी पता चल सकता है। साथ में ये और इसकी और उपयोगिता है, ये सरकारी नीतियाँ बनाने में सहायक है। जीवन निर्वाह सूचकांक, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर जो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ है वो बनाने में सहायक है। गवर्नमेंट को किसी भी पॉलिसी को ट्रैक करने में और उसे सही तरीके से बनाने में ये जीवन निर्वाह सूचकांक या उपभोक्ता मूल्य सूचकांक काफ़ी मददगार होता है। किसी भी पॉलिसी को सही ढंग से कार्यान्वित करने के लिए, उसके एग्जीक्यूशन को सही ढंग से करने में और उसे सफल बनाने में भी कि जीवन निर्वाह सूचकांक काफ़ी उपयोगी होता है। इसकी पांचवी उपयोगिता है, ये वास्तविक आय के मापन में सहायक होता है, हेल्पफुल इन द मेजरमेंट ऑफ रियल इनकम। रियल इनकम का अर्थ है कि उपभोक्ता के या श्रमिक के जीवन में जो आय है उसके द्वारा वो कितने सुविधाओं को या कितने उसके जीवन के लिए ज़रूरी चीज़ों को खरीद पाता है, मतलब उसकी वास्तविक आय। तो अगर कीमत ज़्यादा होती है तो वास्तविक आय कम होने लगती है और जीवन स्तर में कमी होने लगती है, और अगर कीमतें कम हो रही है तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, जो रहन सहन का स्तर है वो ऊंचा होता है और वास्तविक आय भी ऊंची हो जाती है। तो जीवन निर्वाह सूचकांक या उपभोक्ता मूल्य सूचकांक वास्तविक आय को मापने में काफ़ी सहायक होता है, काफ़ी हेल्पफुल होता है। तो यहाँ हम देख सकते हैं उपयोगिता, जीवन निर्वाह सूचकांक की उपयोगिता, ये इतने तरीके से उपयोगी है। अब हम आगे देखते हैं जीवन निर्वाह सूचकांक की रचना की विधियाँ, कैसे हम इसे बना सकते हैं, कंस्ट्रक्शन इसका कैसे हो सकता है। पहला,
सबसे पहले तो ये निर्धारित करते हैं कि ये किसके लिए बनाना है, किस वर्ग के लिए, किस क्लास के लिए बनाना है, या कौन से पर्सन या व्यक्ति के लिए बनाना है, या कौन से जगह के लिए, स्थान के लिए, या कौन से प्लेस के लिए बनाना है, उसको निर्धारित करना बहुत ज़रूरी होता है। जब ये निर्धारण हो जाता है तब इसके बाद पारिवारिक बजट मतलब आय व्यय का जो विवरण है, जो डिटेल्स है, वो सारे पता किए जाते हैं कि कितना खर्च है, कितना आय है, कितना व्यय है, ये सारी चीज़ों का पता किया जाता है। अब इसके बाद जब ये पारिवारिक बजट का पता चल जाता है तो उसके बाद में अगले चरण में, अगले स्टेप में क्या किया जाता है, वस्तुओं का चुनाव किया जाता है तथा उसका क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण किया जाता है। वस्तुओं को 5 भागों में बांटा जाता है, 5 श्रेणियों में। पहला खाद्य सामग्री, जो इंसान की पहली ज़रूरत होती है। दूसरा वस्त्र, क्लोथिंग। तीसरा इसे बांटा जाता है ईंधन और प्रकाश में, फ्यूल एंड लाइटिंग, जो जीवन निर्धारण के लिए ज़रूरी है। चौथा मकान का किराया, हाउस रेंट, क्योंकि ये भी जीवन निर्वाह के लिए बहुत ज़रूरी होता है। और इसके बाद में बाकी सबको मिसलेनियस या अदर्स में, अन्य में रखे जाते हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें ज़रूरी नहीं है, नहीं कह सकते हैं, पर इसके बगैर जीवन निर्वाह नहीं हो सकता है, यह कहना संभव नहीं है। इसीलिए पहले 4 जो हैं ये बहुत ज़रूरी है, इनको पहले 4 कैटेगरीज में वर्गों में रखा गया है, इसका वर्गीकरण किया गया है, और अगले को अन्य में, और इसको छोड़ के जो चीज़ें आती हैं उसे अन्य में रखा गया है। तो इस तरीके से इसके बाद वस्तुओं का चुनाव और वर्गीकरण कर लेते हैं। उसके बाद जीवन निर्वाह सूचकांक बनाने के लिए फुटकर मूल्यों को प्राप्त करते हैं कि फुटकर मूल्य, रिटेल प्राइसेस है वो कितने हैं, क्योंकि जीवन निर्वाह थोक मूल्यों पर आधारित नहीं होता है, बल्कि ये फुटकर मूल्यों पर आधारित होता है। क्योंकि एक उपभोक्ता जो है वो थोक में सामान नहीं खरीदता है, इसके बदले वो फुटकर में या रिटेल में सामान खरीदता है, इसलिए रिटेल प्राइस को ज्ञात किया जाता है, उसकी प्राइस को प्राप्त किया जाता है। इसके बाद गणना की जाती है, कैलकुलेशन की जाती है। कैलकुलेशन की 2 विधियां हम पाते हैं, पारिवारिक बजट रीति, फैमिली बजट मेथड, और सामूहिक व्यय रीति, एग्रीगेटिव एक्सपेंडिचर मेथड। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि 2 तरह की विधियां हैं। इतने स्टेप्स को पार करने के बाद यहाँ गणना इन दोनों विधियों के द्वारा ही की जा सकती है। दोनों से ही सिमिलर आंसर, एक जैसे ही आंसर प्राप्त होते हैं, पर दोनों विधियाँ अलग अलग हैं, जो हम अगले वीडियोज़ में देखेंगे। यहाँ हम फिर से वापस देख लेते हैं इसकी रचना की विधियाँ। पहले किसके लिए बनाना है निर्देशांक वो देख लेते हैं, उसके बाद बजट का विवरण देख लेते हैं, देन उसका क्लासिफिकेशन कर लेते हैं, वर्गीकरण कर लेते हैं चुनाव करके कि कौन कौन सी वस्तुएं खाद्य में आती है, कौन सा वस्त्र में आता है, ये सब में डाल देते हैं कैटेगरीज में। फिर उसके मूल्यों को प्राप्त करते हैं, रिटेल प्राइस को, फुटकर मूल्य को, देन उसके बाद कैलकुलेशन में आते हैं, सामूहिक पारिवारिक बजट रीति में, और इस तरीके से कैलकुलेशन किया जाता है। तो जीवन निर्वाह सूचकांक की गणना इस तरीके से की जा सकती है, और इसकी उपयोगिताओं को भी हम देख सकते हैं, ये काफ़ी उपयोगी होता है। और इस तरीके से ये जीवन निर्वाह के साथ में ये सरकार को भी नीतियों को बनाने में काफ़ी सहायता प्रदान करती है।